हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ PCS पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ PCS चैनल के साथ। मैं शुभम सरधालिया हमारी NCERT की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक और टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, हम यहां पर बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा की NCERT के 4th चैप्टर, जो बात करता है ग्लोबलाइजेशन जैसे मुद्दों पर। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टेट PCS एग्जाम्स को फोकस करते हुए बेहतरीन इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको यहां पर मिलेंगे, जिनकी मदद से आप अपनी एग्जाम प्रेपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। दोस्तों, हम डिस्कशन कर रहे हैं एनसीईआरटीज की 10th क्लास की एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास क्या है, कैसे होता है, इन बातों पर हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं। तो सर, इस तरीके की टेक्स्ट बुक 10वीं कक्षा की आपने देखी होगी। ये एनसीईआरटी बुक्स हमें सिविल सर्विसेज की प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा में प्रिपेयर करने को हमसे कहा जाता है। तो जानेंगे क्या है इन पूरी की पूरी एनसीईआरटीज की इंपॉर्टेंस, वो सब चीजें जो एनसीईआरटी की बुक में हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज का एकमात्र उद्देश्य यह है कि वो सभी स्टूडेंट्स जो एनसीईआरटी को पढ़ने में कंफ्यूज थे कि सर क्या पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे याद करना है, उनके लिए स्पेसिफिक चीजें जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है या एग्जाम में हमें मदद करेंगी, उनको हम डिस्कस कर सके। तो सर, 10th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर 4th ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अगर हम पिछली डिस्कशन की बात करें तो हमने लास्ट चैप्टर में कंसेप्ट जो है वो पढ़ा था मनी एंड क्रेडिट का। इस मनी एंड क्रेडिट के कंसेप्ट ने हमें यह समझा दिया था कि लोगों के पास अब इनकम, अगर हम अगेन स्टोरी को 9th क्लास के एनसीईआरटी पे लेकर के जाते हैं तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से हमने शुरुआत करी थी। लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था। इस काम करने के साथ उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिली, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स को समझा। इस काम करने से कुछ लोगों को स्किल की रिक्वायरमेंट थी। लोग जो है ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स बने। कैसे वो ह्यूमन रिसोर्स बेहतर होगा, कैसे लोग इकोनॉमिक रिसोर्स बन पाएंगे, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, इन सभी चीजों को हमने समझा। ग्रेजुअली इस जर्नी में आगे आगे बढ़ते हम पहुंच चुके थे कंसेप्ट पे मनी एंड क्रेडिट के। हमने समझा कि जो भी व्यक्ति इंप्लॉयड है उसको बदले में मनी, इनकम जो है वो मिल रही होगी। इस पैसे का वो क्या करता है, इस पैसे को वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में इस्तेमाल कर रहा था। साइमल्टेनियसली कुछ पैसे को वो सेव कर रहा था इन इंस्टीट्यूशंस नोन एज बैंक्स। तो जिसके पास अपनी जरूरत से थोड़ा ज्यादा पैसा था वो बैंक में आकर के सेव कर देता था, जिसके पास अपनी जरूरत से कम पैसा था वो बैंक से उधार ले लेता था। तो वी अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ मनी एंड क्रेडिट। यहां पर ऑल टुगेदर एक नई स्टोरी स्टार्ट होती है विच इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। बहुत बार हमने ये टर्म सुना है, वैश्वीकरण। भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण का इस पर क्या असर हुआ, क्या थी ग्लोबलाइजेशन, क्या थे LPG रिफॉर्म्स, इन सभी बातों को हम इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। सर, इफ वी लुक अराउंड, अपने आसपास देखिए, आज आपको n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। प्रोडक्ट से ज्यादा ब्रांड्स हैं। अनडाउटेडली जितने प्रोडक्ट्स हैं उससे ज्यादा ब्रांड है, क्योंकि एक प्रोडक्ट कम से कम 4 से 5 ब्रांड्स जो है वो सेम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर सर कार ले लीजिए। प्रोडक्ट जो है वो कार है, लेकिन XYZ n नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो सिमिलर प्रोडक्ट हमें ऑफर कर रही हैं। तो आज प्रेजेंट सिनेरियो में एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, हमारे पास वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस है। सर, आप सभी लोग मोबाइल यूज करते होंगे, आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते होंगे। जब आपने कोई भी मोबाइल परचेज करना है तो आप कितने कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सा फोन लूं, इस कंपनी का लूं, इस कंपनी का लूं, इसकी क्या बेहतर फीचर्स है। फिर आप YouTube के चैनल्स का सहारा लेते हैं, आप देखते हैं कि कौन से फोन के कंपैरिजन में दूसरा फोन कितना बेहतर है या नहीं है। ये सारी की सारी लेवरेज एज अ कंज्यूमर कितना एम्पावर्ड फील करते हैं कि यार मुझे फोन लेना था, मेरे सामने लाइन लगी पड़ी है, ये फोन ले लो भैया, ये ले लो, ये ले लो। ये सारी की सारी चीजें अगर आज से 2 दशक पीछे चले जाए या 3 दशक पीछे चले जाए, ये लेवरेज जो है वो हमारे पास नहीं थी। ये सारी की सारी चीजें बहुत रीसेंट है। आज कंज्यूमर, सिर्फ भारत ही नहीं, आज की पूरी दुनिया में कंज्यूमर के पास वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। मुझे कुछ भी लेना है, चाहे गुड है या सर्विस है, मेरे पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस है, मैं अपनी मर्जी से चूज कर सकता हूं। तो एज अ कंज्यूमर मैं सशक्त, एम्पावर्ड फील करता हूं कि सर मेरी मर्जी है, जिस चीज पे उंगली रखूंगा वो चीज घर लेकर के जाऊंगा। लेटेस्ट मॉडल, चाहे डिजिटल कैमरास के हो, मोबाइल फोन्स के हो, टेलीविजन हो, कार्स हो, व्हाट नॉट, आप कोई भी चीज का नाम लीजिए। आपको जूते लेने हैं, आपको कपड़े लेने हैं, आपको फोन लेना है, गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेने हैं, घर के लिए सामान लेना है, सर यू नेम एनीथिंग, यू विल हैव n नंबर ऑफ ऑप्शंस। आपके सामने लाइन लग जाती है। और आज तो जिस तरीके से इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ है और हमारी डिपेंडेंस गूगल आदि चीजों पे हुई है, आप एक बार सर्च कर लीजिए, गूगल आपको बिना मांगे लिस्ट दे देगा कि सर ये आपके पड़ोस में इतने का सामान ये दे रहा है, कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये सब आपने सोचा है कि पॉसिबल कैसे हुआ, क्यों?
एक एक प्रोडक्ट की इतनी सारी वेराइटीज हमारे पास मौजूद थी। ये समझना था, जब हमें समझ आएगा कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज दुनिया के लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स, आप भारत के किसी भी कोने में आप वहां पर प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। एग्जांपल सर, मोस्ट फेमस ब्रांड फॉर मोबाइल फोन्स एप्पल, आईफोन। आईफोन को अगर आप यूज करते हैं, उसके पीछे लिखा रहता है डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया, लेकिन वो आपको पंजाब में मिल जाएगा, वो आपको हरियाणा में मिल जाएगा, वो आपको सिक्किम में डिलीवर हो जाएगा। सर क्या हुआ कि कैलिफोर्निया से डिजाइन हुआ एप्पल आपके घर तक आ रहा था। आज विदेशी कंपनियों की गाड़ियां, पीछे लोगों में बहुत ज्यादा हाइप था कि टेस्ला जो है वो भारत में आ रही है, भारत के लोग बहुत खुश थे। किया, एमजी जैसी कंपनीज जो रिलेटिवली इंडियन मार्केट में नहीं थी, जो बाहर से आकर के यहां अपना प्रोडक्ट बेच रही थी, लेकिन उससे जो कस्टमर चॉइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे थे। ये सब चीजों किस कारण से पॉसिबल हुई? ये हुई ग्लोबलाइजेशन से। आप स्क्रीन पर जितने भी ब्रांड्स देख रहे हैं सर, स्टारबक्स, यूनिलीवर, एडिडास, अमेजन, सैमसंग, मास्टरकार्ड, एप्पल, कोका कोला, याहू, गूगल, नाइकी, मैकडी, यूट्यूब, निकॉन, पेप्सी, आइकिया, कैनन, एडोबी, सर ये सारे के सारे ब्रांड्स आज आपको इजीली इंडियन मार्केट में दिख जाएंगे। कहीं भी आप जाएं आपको एप्पल का स्टोर मिल जाएगा। स्टारबक्स की कॉफी आप कहीं भी अच्छे किसी मॉल में जाते हैं वहां आपको मिल जाएगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। सैमसंग का मोबाइल मिल जाएगा। मास्टर कार्ड ऑलमोस्ट काफी सारे लोग यूज कर रहे होंगे अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड में। कोका कोला, पेप्सी, हाउस होल्ड नेम्स है। यूट्यूब आप इसका इस्तेमाल अभी कर रहे हैं। सर ये सारी की सारी विदेशी कंपनियां। हाउ कैन वी फॉरगेट दिस? फेसबुक, ट्विटर, सर ये विदेशी कंपनीज थी। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो कुछ हमें प्रोवाइड कर रही थी गुड्स, कुछ प्रोवाइड कर रही थी सर्विसेज। सर हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज, एडिडास जैसी कंपनीज, ये हमें क्या, सैमसंग, निकॉन, ये हमें गुड्स प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, याहू, ये हमें क्या दे रहे थे? सर देवर प्रोवाइडिंग अस विद दी सर्विसेज, ये हमें सर्विसेज दे रहे थे। लेकिन ये सारे के सारी वो कंपनीज है जिनका ओरिजिन भारत के बाहर था। ये बाहर से आकर के इंडिया में अपनी सर्विसेज दे रहे थे। लेकिन क्या हमें कोई डिस्टिंक्शन फील हुआ कभी कि सर मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी थी तो भाई कोका कोला ने कहा कि नहीं तुम्हें महंगी लगेगी क्योंकि हम विदेशी कंपनी हैं। एकदम से विदेशी मार्केट्स और लोकल मार्केट्स आपस में मिक्स हो चुकी थी कि कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं था। विदेशी ब्रांड्स ने यहां आकर के मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। आज कोका कोला, पेप्सी के प्लांट जो है वो आपको भारत के अलग अलग हिस्सों में दिख जाएंगे। आज स्टारबक्स जो है वो ऑलमोस्ट हर एक अच्छे शहर के मॉल के अंदर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी आज से 2 या 3 दशक पहले। You wouldn't have found such wide variety of goods in Indian markets around 2 decades back. 1990 से पहले सर इतना आसान नहीं था। चीजों को इंपोर्ट करना पड़ता था, विदेश से मंगानी पड़ती थी, इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ती थी। जस्ट इमेजिन वन फाइन डे तुम्हारी इच्छा हुई कि मुझे स्टारबक्स से कॉफी पीनी है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? तुम्हारे पास ऑप्शन यह है कि तुम स्टारबक्स की कॉफी को इंपोर्ट कराओ विदेश से, फॉरेन से वो कॉफी आपके लिए स्पेशली है। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कॉफी के लिए कौन इतना खर्चा करेगा? लेकिन वही कॉफी आज आपको अपने आसपास के एरिया में मिल जाएगी। ये सब चीजें हुई ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ये सब चीजें हुई जब इंडिया की इकोनॉमी ने ओपन अप करना शुरू कर दिया। इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन अब एक सिंगल कंसेप्ट जो है वो बन चुका था। भारत अब दूसरे देशों की मार्केट के साथ में जुड़ने लगा था। अंटिल द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्री। सर प्रोडक्शन एक्टिविटी इकोनॉमी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो प्रोडक्शन है वो मोर और लेस कंट्री स्पेसिफिक थी। प्रोडक्शन वाज मोर और लेस कंट्री स्पेसिफिक, यानी कि भारत के अंदर प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और भारत के ही अलग अलग हिस्सों में बेचा जा रहा है। लेकिन क्या विदेशों में से नहीं बेचा जा सकता था? ग्रेजुअली हमें यह समझ आना शुरू हुआ कि क्यों ना हम विदेशी मार्केट का रुख करें, क्यों हम बाहरी देशों के जो कस्टमर बेस है उसे टारगेट करें, सो दैट हम अपना कस्टमर ऑडियंस जो है, जो ऑडियंस बेस है, उसे इंक्रीज कर सके। सर क्या होता है, एक शॉप है, इसका नाम है शॉप ए। यह है बिल्कुल शहर के सबसे मेन चौराहे के करीब। शहर के सबसे मेन चौराहे पे ये शॉप है।
यहां पर और बहुत सारी मार्केट्स हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये शहर का सेंटर है, हब है। और एक दुकान जो है वो इससे करीब 15 किलोमीटर दूर एक गांव के किनारे, सड़क के किनारे पर बनी हुई है। ये है हमारी शॉप बी। अनडाउटेडली हम क्लियरली बता सकते हैं कि सर शॉप ए में नंबर ऑफ ऑडियंस या नंबर ऑफ कस्टमर जो डेली आता है विल बी मच हायर देन शॉप बी। ए दुकान में क्योंकि वो सेंटर पे है, यहां पर एक टर्म यूज किया जाता है फुटफॉल। यहां से, इस चौराहे से, इस सड़क से, इस दुकान के आगे से शहर भर में हो सकता है दिन में 1 लाख आदमी गुजरता हो, लेकिन इस गांव की सड़क से हो सकता है दिन में 50 आदमी ही गुजरते हो। सर 1 लाख में से प्रोबेबिलिटी है कि 10,000 लोग या इन दैट केस 1,000 लोग जो हैं वो डेली इस शॉप को विजिट करते हैं, और इस 1,000 में से सिर्फ अगर 200 भी प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो दुकान बहुत सक्सेसफुली रन करेगी। 1 लाख में से 1,000 ने शॉप विजिट करी, उसमें से 200 ने परचेज करा। यही सेम स्टोरी यहां पर है। यहां पर दिन के 200 लोग गुजरते हैं, बहुत मुश्किल से 5 लोग शॉप विजिट करते हैं और 1 या 2 व्यक्ति जो है वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो शॉप बी को सस्टेन कर पाना इज मच डिफिकल्ट देन शॉप ए। शॉप ए किस वजह से चल रही थी, उसका सबसे बड़ा कारण था इसकी लोकेशन। इस वजह से दुकानों का जो रेट है वो नॉर्मल प्राइस से बहुत ज्यादा होता है। कभी भी आप कहीं प्लॉट वॉट लेने की सोच रहे होंगे तो जो प्लॉट आपको दिलवा रहे होते हैं वो कहते हैं सर ध्यान से देखिए कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां पर फुटफॉल ज्यादा है। तो क्या वजह थी फुटफॉल की? अब इसको हमारे साथ, हमारे डिस्कशन के साथ क्या लिंक था? सर जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी, जितना ज्यादा बड़ा मार्केट होगा, जितना मार्केट पोटेंशियल ज्यादा होगा, उतना प्रोडक्ट भी ज्यादा बिकेगा। अभी तक की कहानी में, मैं इंडिया का एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं भारत में, मान लीजिए मैं इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा था, भारत में मैंने मोबाइल बनाना शुरू किए, लेकिन अभी तक ग्लोबलाइजेशन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। मैं भारत में प्रोडक्शन करके भारत में ही बेच रहा था। तो सर मेरा जो पूरा का पूरा मार्केट था, इट वॉज कन्फाइंड टू इंडिया ओनली। भारत की आबादी जो है वो मेरी मार्केट थी, लेकिन एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो दुनिया के दूसरे देशों में भी तो मौजूद थी। तो मुझे लगा कि सर सिर्फ अगर मैं इंडिया स्पेसिफिक रहता हूं तो मेरा जो ऑडियंस है वो कम होगा। 125 करोड़ भारतीयों में से कितने लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे? लेकिन अगर मैं भारत के अलावा और 5, 10, 15 कंट्रीज में अपना मोबाइल कंपनी को के प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देता हूं तो मेरा कस्टमर बेस जो है वो बढ़ जाएगा। यानी कि अगर भारत में एक दिन में मेरा मोबाइल जो है वो 10,000 पीस बिक रहा था, हो सकता है जब मैं ग्लोबल जाऊं, अलग अलग देशों में अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू करूं, तो ये सेल जो है वो 10 टाइम्स हो जाए, 1 लाख पीसीज में दिन के बेच पाऊं। यानी कि इन शॉर्ट डिस्कशन समझ आ गई थी कि जितना ज्यादा ऑडियंस पोटेंशियल होगा उतना बिजनेसेस जो है वो फायदे में रहेंगे, फायदेमंद होगा बिजनेसेस के लिए काम करना। और यही वजह है कि आज बाहरी देशों के प्रोडक्ट भारत में बिकते हैं और भारत में बनाया हुआ प्रोडक्ट बाहर के देशों में भेजा जाता है। आई होप यहां तक की डिस्कशन हमको क्लियर हुई है। ये कंसेप्ट, अब कोई भी, सर मेरी जगह आप भी अगर मैन्युफैक्चरर हैं, आप भी एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विसेज बेच रहे हैं, तो व्हाट विल यू वांट? आप चाहेंगे कि सर आपको ग्लोबल मार्केट का फायदा मिले, सिर्फ एक देश में क्यों बेचा जाएगा? मान लीजिए आप किसी छोटे से शहर में, आप जलंधर के रहने वाले हैं, तो आपको कहा जाता है कि आप जलंधर में इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप अपना प्रोडक्ट जो है वो जलंधर से बाहर नहीं बेचेंगे, तो आप क्या इसको वो विरोध नहीं करेंगे इसका कि सर क्यों, जब मैं जलंधर में रहता हूं तो इसका क्या मतलब है कि मैं जलंधर से बाहर प्रोडक्ट ही नहीं बेच सकता? मुझे तो पूरे भारत में बेचना है, इन दैट केस पूरी दुनिया में जहां तक मेरी रीच हो सकती है वहां तक मुझे जाना है। क्योंकि एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, आप भी ये बात जानते हैं कि जब तक ऑडियंस बेस बड़ा नहीं होगा, आपके प्रोडक्ट के बायर जो है वो भी इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो बिजनेस के लिए जरूरी थी। ये पॉसिबिलिटी बिजनेसेस के लिए तब आई जब एक नई टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस ने जन्म लेना शुरू किया, जिनका नाम था MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज। बहुत कॉमन नाम हो चुका है, मल्टी नेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी, अगर हम इसकी हिंदी देखें तो बहुराष्ट्रीय कंपनी। सर नाम से समझ आता है मल्टीनेशनल कंपनी, वो कंपनीज जो एक नेशन से ज्यादा में ऑपरेट करती हो, मल्टीनेशनल है, एक देश से ज्यादा में ऑपरेट कर रही हैं, वो कहलाती है मल्टीनेशनल। एग्जांपल के तौर पर सर
इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट नेम है अमेरिकन एक्सप्रेस। सर फेसबुक है, गूगल है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, एडोबी है, ओरेकल है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आज दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर ऑपरेट कर रही हैं और वो कंपनीज कहलाती हैं एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज। यानी कि अब कंपनीज ने अपने व्यापार को, अपनी और मार्केट को इंक्रीज करने के लिए एक देश से ज्यादा देशों में ऑपरेट करना शुरू किया। जब तक मैं मोबाइल फोन बना करके सिर्फ भारत में बेच रहा था, आई वॉज नॉट एन एमएनसी, लेकिन मैंने कुछ और देशों में इस मोबाइल को बेचना शुरू किया, तो अब मेरे ऑपरेशन जो है वो एक देश से ज्यादा देशों में हो रहे थे। आई वॉज ऑपरेटिंग इन मल्टी नेशंस विच मेड मी अ मल्टीनेशनल कंपनी। This became possible when MNCs came into existence। ये इंटरनेशनल मार्केट ओपन होना शुरू हुई जब MNCs प्ले में आई। MNCs प्ले में कब आई? सर आज ये दुनिया के नक्शे पर आपको अलग अलग ब्रांड्स जो हैं वो नजर आ रहे होंगे। कोई ब्रांड का ओरिजिन कहां पर है, लेकिन वो कहां ऑपरेट कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो मल्टीनेशनल का कंसेप्ट। आज भारत के अंदर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कंपनीज ऑपरेट करती हैं। भारत की कंपनीज आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऑपरेट करती हैं, वहां पर लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। तो ये अभी तक जो हमारी मार्केट सिर्फ कंट्री स्पेसिफिक थी, अब वो दुनिया के अलग अलग देशों में फैलना शुरू हो गई थी। अराउंड द ग्लोब हमारे मार्केट्स जो हैं वो ऑपरेट होना शुरू हो गई थी। ग्लोब क्या होता है सर? अर्थ का एक मॉडल। ग्लोब क्या रिप्रेजेंट करता है? पूरी की पूरी पृथ्वी को। तो ग्लोब से शब्द बना ग्लोबलाइजेशन। सर जब किसी चीज को हम कहते हैं अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये फिनोमिना, ये कंसेप्ट जो है वो ग्लोबल है, यानी कि दुनिया के हर हिस्से में फॉलो हो रहा है। और वही चीज है सर, जब हमारी मार्केट्स अराउंड द ग्लोब डेवलप होना शुरू हुई तो इट गेव बर्थ टू अ टर्म कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। पूरे विश्व तक आपकी पहुंच हो चुकी थी, वैश्वीकरण हो चुका था, ग्लोबलाइजेशन जो है वो हो चुका था। एमएनसी क्या है? जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा एग्जांपल से, आप समझ पाए होंगे। कोई भी ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा देशों में ऑपरेट करती है, विच ऑपरेट्स, विच कंट्रोल्स, विच ओन्स द प्रोडक्शन एंड सर्विसेज इन मोर देन वन कंट्री। एक देश से ज्यादा देशों में जो कंपनी अपना ऑपरेशन करती है, नियंत्रण करती है, वो मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो कहलाती है। एमएनसीज क्या करती है? वो अलग अलग हिस्सों में जाकर के अपने ऑफिस सेट करेंगे। आज फेसबुक का, गूगल का भारत के अंदर ऑफिस है, अनडाउटेडली है। अमेरिकन एक्सप्रेस, एडोबी और ओरेकल ऐसी कंपनीज के भारत में ऑफिस हैं, बिल्कुल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ऑफिस है, हो सकता है बांग्लादेश में भी हो सकता है, किसी दूसरे मुल्क में भी हो। तो एमएनसीज जो है वो अलग अलग देशों में जाकर के अपने ऑफिस सेट करती है। और क्यों करती है सर? क्या सिर्फ और सिर्फ कस्टमर बेस वॉज दी ओनली रीजन? नो। जब कोई भी कंपनी को ऑपरेट करना है, उसे वर्कफोर्स की, रॉ मटेरियल की जरूरत है। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, यानी कि वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। लेकिन जिन कंपनीज का हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये मोर और लेस टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, सर्विस सेक्टर है। तो यहां पर ये लोग प्रोडक्ट नहीं बना रहे, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सर अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हमेशा एमएनसी रुख करेगी उस देश का जहां पर रॉ मटेरियल सस्ता होगा। सर मुझे सामान बनाना था, जितना सस्ते में मैं सामान बना पाऊंगा उतना मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा। तो एक देश है ए, वहां पर मुझे रॉ मटेरियल जो है वो 1 टन 10,000 रुपीज का मिल रहा था, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। और दूसरे देश में 1 टन रॉ मटेरियल मुझे 15,000 का मिल रहा था। अनडाउटेडली एज एन एमएनसी आई विल चूज दिस कंट्री। क्यों? क्योंकि यहां पे रॉ मटेरियल सस्ता है। ये किस केस में क्राइटेरिया है? जहां पर प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, जहां पे नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो सर्विस सेक्टर वाली कंपनीज है, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, यहां पर इनकी एसेट क्या थे? ये रॉ मटेरियल नहीं परचेज करते थे, ये तो सर्विस सेक्टर में थे। सर्विस के लिए क्या चाहिए? वर्कफोर्स। तो इन कंपनीज ने रुख करना शुरू किया उन देशों का जहां पर वर्कफोर्स कॉस्ट जो है वो कम थी, यानी कि लोग कम कीमत में भी काम करने को तैयार थे। सर यहां पर प्ले में आता है कंसेप्ट विच इज नोन एज डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट यहां पर आया जब सर्विस बेस्ड कंपनीज ने मल्टीनेशनल होने का फैसला किया कि एक देश से ज्यादा देशों में ऑपरेट करेंगे। तो उनके दिमाग में आया कि सर ऐसे देशों का रुख करते हैं जहां पर वर्क फोर्स, हमको काम करने के लिए लोग सस्ते में मिल जाए। उनकी डिमांड थी, अगर सर डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा होगी, यानी कि उनको 1,000 लोगों की जरूरत थी और काम करने के लिए सिर्फ 800 लोग मौजूद थे। ये 800 लोग बहुत हाई कॉस्ट डिमांड करेंगे कि सर आपको मुझसे काम करवाना है तो मेरी मर्जी के पैसे मुझे देने होंगे। लेकिन
अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, इनको काम करने के लिए 1000 लोग चाहिए थे, इनके दरवाजे के बाहर 5000 लोग खड़े थे, उस केस में ये अपने पैरामीटर्स पे, कंपनी जो है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम कराएगी कि सर ठीक है, मैं 1000 लोगों को लूंगी, 5000 में से जो लोग मेरी दी हुई सैलरी पे काम करने को तैयार है, तुम नेगोशिएट नहीं करोगे कि बढ़ा दो, जितने पैसे मैं बोलूंगी उतने ही पैसे में काम करना पड़ेगा। तो सर ये 5000 में से 1000 लोग एकदम से तैयार हो गए कि ठीक है सर, हमको सिर्फ काम चाहिए, आप कितने भी पैसे दे रहे हैं हम उसमें काम करने को तैयार है। यानी कि जहां पर सप्लाई ज्यादा होगी वर्कफोर्स की, वहां पर इन कंपनीज ने जाकर के ऑपरेट करना शुरू किया, या वहां पर ऑपरेट करना इन्होंने बेनिफिशियल समझा। अब ये बताइए सर, सप्लाई ज्यादा कहां पर होगी? सप्लाई यहां पे प्रोडक्ट की नहीं हो रही, लोगों की हो रही है। ज्यादा सप्लाई कहां पर है? जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग, उनको उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट जॉब की, उतने ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको चाहिए है। इस वजह से इन कंपनीज ने रुख किया भारत जैसे देशों का, जहां पर पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण एन नंबर ऑफ पीपल जो है वो काम करने को तैयार थे। यानी कि जो सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स थी वो अबंडेंस में मौजूद थी, सो दैट सप्लाई और डिमांड के मिसमैच में सप्लाई जो है वो हमेशा डिमांड से ज्यादा रहे और अपनी टर्म्स पे, अपनी मर्जी के पैसे पे काम जो है वो कराया जा सके। इन देशों ने, इन कंपनीज ने रुख करना शुरू किया भारत जैसे देशों का, जहां पर उनको चीप लेबर यानी कि कम कॉस्ट में वर्कफोर्स मिल रही थी, या अदर रिसोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो जहां पर इनकी टोटल कॉस्ट जो है वो कम हो रही थी, उन देशों का इन्होंने रुख किया। ऑप्शंस बने, बांग्लादेश था, चाइना था, भारत था, इस तरीके के देशों का रुख इन्होंने करना शुरू किया। दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड एमएनसी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी, सर एकमात्र रीजन कस्टमर बेस ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर बेस के साथ साथ मल्टीनेशनल होने का कारण क्या था? देखो, दो चीजें हैं यहां पर। एक चीज तो क्या है कि आप अपना प्रोडक्ट दूसरे देश में जाकर के बेच रहे हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली एक कंसेप्ट हो रहा है कि आप खुद भी दूसरे देश में जाकर के काम कर रहे हैं। तो दूसरे देश में काम कर रहे हैं जब आप जाकर के, तो आप उस देश की ओर जाएंगे जहां पे आपको कम लागत खर्च करनी पड़े, सो दैट आप प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर सके। ये एक इमेज जो है वो एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, आपने देखी होगी। यहाँ पे ये व्यक्ति जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे, सूट बूट में है, सूट इन्होंने पहन रखा है, एक ब्रीफकेस उठाया है जिसमें से अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी में देखेंगे तो पैसे जो है वो बाहर आ रहे हैं। यानी कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट किया गया है। यहां पर जो फैक्ट्री है उसके मजदूर हायर वेजेस की डिमांड कर रहे हैं, हमें ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा। तो ये व्यक्ति कहते हुए नजर आ रहे हैं, वी विल शिफ्ट दिस फैक्ट्री टू अनदर कंट्री, इट हैज बिकम एक्सपेंसिव हियर। जब भी एमएनसी को लगता है कि किसी पर्टिकुलर देश में लेबर जो है वो महंगी हो रही है, तो किसी दूसरे देश की ओर चलते हैं, सो दैट हमको कम कॉस्ट पे वर्कफोर्स जो है वो मिल सके। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो कहलाती है क्या? फॉरेन ट्रेड। जब आप एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं, या फिर आप इंडिया के रहने वाले थे लेकिन आपको एक दूसरी कंट्री लगी कि यार उस कंट्री में और सस्ते में प्रोडक्शन हो सकती है, तो आपने उस कंट्री में जाकर के यूनिट लगा लिया, वहां आपने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, वहां से प्रोडक्ट बना करके आप भारत में या दूसरे देशों में बेच रहे थे। तो ये सब चीजें क्या थी? ये फॉरेन ट्रेड था। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फॉरेन ट्रेड कोई नया फिनोमिनन था। मैंने आपसे कहा कि आज से 3 दशक पीछे जाएं आपको फॉरेन गुड्स नहीं मिलेंगे। क्यों? ऐसा नहीं है कि पहले फॉरेन ट्रेड नहीं होता था, लेकिन इतिहास में अगर हम जाकर के देखें तो अलग अलग देशों में मेन चैनल जो देशों को कनेक्ट करता था, जो कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा था, इट वाज नन अदर देन दी फॉरेन ट्रेड। विदेशों के साथ व्यापार ही जो है वो एक मेजर सोर्स है ट्रेड का। अगर हम एग्जांपल देखें सर, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली की सिविलाइजेशन में जब भारत के अंदर साइट्स मिली, वहां पर ऐसे ऐसे पर्ल्स, ऐसे ऐसे मोती मिले जो सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरे देशों से ला करके यहां पे लाए गए थे, जो इस बात की ओर इशारा करते थे कि सर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, वहां भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों के साथ व्यापार होता था। तो फॉरेन ट्रेड जो है वो ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन से आया था, फॉरेन ट्रेड इतिहास में होता रहा था। हम उसको एक नए रूप के अंदर जो है वो देखने वाले थे। In history, you would have read about trade routes connecting India and South Asia to markets between East and West, and extensive trade that took place between these routes. भारत के इतिहास को अगर हम देखें तो सर, भारत जो है वो प्राचीन काल का एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर रहा था। विदेशी ताकतें यहां क्यों आई थी? क्योंकि यहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट थे जिनको ऑब्टेन करके विदेशी मार्केट में ले जाया जाता था, जिस वजह से विदेशियों की एक पसंदीदा ट्रेड डेस्टिनेशन बन चुका था इंडिया। सर, आपने सुना होगा कंसेप्ट ऑफ सिल्क रूट।
मखमली रास्ता, जहां से सिल्क आदि ट्रेड जो है वो किया जाता था भारत से निकल करके चीन का ये पूरा का पूरा इलाका। इसके अलावा ग्रेट रॉयल रोड, सर इतिहास में अगर हम जाकर के देखें तो पहाड़ों से गुजरते हुए सिल्क रूट के ये रास्ते किस लिए इस्तेमाल किए जाते थे? सर लोग घूमने नहीं आते थे, वो मॉर्निंग वॉक नहीं था, या वो बाइक या गाड़ी नहीं होती थी उस समय कि आप रोड ट्रिप पे जाते थे। सर ये रास्ते सिर्फ और सिर्फ बनाए गए थे ट्रेड के लिए। तो वो ट्रेड जो एंशियंट टाइम्स में भी अलग अलग देशों में हो रहा था, उसी को हम नए तरीके से करने वाले थे। हम फॉरेन ट्रेड के दरवाजे जो है वो यहां पर खोल रहे थे। फॉरेन ट्रेड के दरवाजे क्यों खोल रहे थे? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है प्रोड्यूसर के लिए टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स, दैट इज मार्केट ऑफ देयर ओन कंट्री। प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली लोकल मार्केट्स बट कैन ऑल्सो compete in markets located in the other world। अनडाउटेडली सर अभी तक मैंने आपको जलंधर का एग्जांपल दिया, आप जलंधर में मैन्युफैक्चर कर रहे थे और जब तक आप जलंधर की मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं आपके पास लिमिटेड ऑडियंस है। आपने जलंधर के बाद पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्ट बेचना शुरू किया, अब आपके पास पंजाब की मार्केट है। पंजाब के बाद आपने अपना प्रोडक्ट नियर बाय स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, हरियाणा में बेचना शुरू किया, अब आपके पास 4 स्टेट्स की मार्केट थी। ग्रेजुअली आपने पूरे भारत में अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया, अब आप पूरा भारत आपकी मार्केट थी। उसके बाद आप रुके नहीं, आपने भारत के साथ साथ पड़ोसी देशों में भी अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। जितनी जगह पे आपका प्रोडक्ट जाएगा उतनी मार्केट पोटेंशियल या उतना ऑडियंस बेस आपका बड़ा होगा। यानी कि एज अ प्रोड्यूसर अब हायर प्रोबेबिलिटी थी कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा, उसको बायर जो है वो मिलेगा और आप प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर पाएंगे। तो ये चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट थी। प्रोड्यूसर के लिए क्या फायदा था कि उसे ज्यादा मार्केट मिल रही थी। एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर क्या फायदा था? सर एज अ कंज्यूमर मेरा फायदा ये था कि मुझे ज्यादा प्रोडक्ट चॉइस जो है वो मिल रही थी। पहले वो कंज्यूमर जिसके पास लिमिटेड चॉइसेस थी, अब वो कंज्यूमर जो है वो एक्स्ट्रा चॉइसेस के साथ में चूज कर सकता था। अब अगर मुझे मोबाइल लेना था तो सर मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज या सिर्फ और सिर्फ अपनी लोकल कंपनीज पे निर्भर नहीं करता था, मैं फॉरेन कंपनी बेस्ड मोबाइल्स को परचेज कर सकता था। यही सेम चीज गाड़ियों की थी। तो फॉरेन ट्रेड जो है इट वाज हेल्पफुल फॉर बोथ, प्रोड्यूसर भी इससे फायदा ले रहा था, कस्टमर भी जो है वो इससे फायदा ले रहा था। एडवांटेजेस क्या है? इससे क्या हुआ, गुड्स जो है वो एक मार्केट से दूसरी जगह ट्रेवल करना शुरू हो गए, ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ गई गुड्स को बेचने की, और कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास ज्यादा चॉइस थी, वो ज्यादा प्रोडक्ट्स को अब खरीद सकता था। आई होप यहां तक हमको सिचुएशन जो है वो समझ आई होगी। प्रोड्यूसर्स के पास बड़ी मार्केट, कंज्यूमर के पास ज्यादा चॉइसेस, ये एडवांटेजेस थे फॉरेन ट्रेड की। लेकिन सर इस फॉरेन ट्रेड के अंदर बहुत सारे बैरियर्स भी जो है वो आते थे। वो बैरियर्स क्या थे वो हम यहां पर जानेंगे। सर जैसे ही देश आजाद हुआ, आप सभी ने सुन लिया होगा ग्लोबलाइजेशन का, हम मोर और लेस समझ गए होंगे कि हमने अपने मार्केट को ओपन कर दिया था। भारत में ग्लोबलाइजेशन 1991 में हुई थी, देश आजाद हुआ था 1947 में। सर अब ये जो फॉरेन ट्रेड एडवांटेजेस मैंने आपके साथ में शेयर करी हैं, ये किसी को भी समझ आ रही थी। अब आपको क्या लगता है कि सर सरकार को नहीं समझ आ रहा था कि ये ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट है? फॉरेन ट्रेड से कैसे कंज्यूमर को फायदा हो सकता है, फॉरेन ट्रेड से कैसे प्रोड्यूसर को फायदा हो सकता है? लेकिन फिर भी ऐसे क्या कारण रहे कि 1947 के बाद भी हमको करीब करीब 40 साल लग गए ये चीज समझने में कि हमें फॉरेन ट्रेड की ओर जाना था। सर उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। जैसे ही देश आजाद हुआ सर, सबसे बड़ा रीजन जो है वो यही था कि 200 साल तक हमारे देश ने गुलामी करी थी उन लोगों की जो भारत में ट्रेड करने के लिए आए थे। सर बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था, वो कंपनी जो व्यापार करने के लिए आई थी वो यहां पर टैक्स कलेक्शन कर रही थी, यानी कि वो यहां पर अथॉरिटी अपनी जमा रहे थे और उन्होंने अगले 200 साल तक हम पे राज किया था। तो कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में ये चीज थी कि अगर हम इमीडिएटली ग्लोबल ट्रेड को ओपन कर देते, विदेशी कंपनियों को यहां आने देते, तो कहीं इतिहास अपने आप को दोबारा से ना दोहरा दे। प्लस 200 साल तक जो गुलामी हमने सही थी, उस पूरे के पूरे समय में आपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा सर, सबसे पहला काम उन्होंने जो किया था वो किया था क्या, लोकल मार्केट्स को पूरी तरह से ध्वस्त करना। अल्टीमेटली एक चीज याद रखिएगा, ग्लोबली पावर हो, ग्लोबली पॉलिटिक्स हो, सब चीजें जो है वो ट्रेड पे या इकोनॉमी पे चलती हैं।
सर एट द एंड ऑफ द डे कोई देश कितना बड़ा है, उसके पास कितनी वेल्थ है, ये सारी की सारी चीजें मैटर करती हैं। उसकी पावर जो है वो ट्रेड पे, वो इकोनॉमी पे निर्भर करती है। विदेशी कंपनी भारत में आकर के ट्रेड करने आई थी, लेकिन उन्हें पता था कि भारत के अंदर वो पोटेंशियल है कि ये ग्लोबल ट्रेड लीडर बन सकता है, तो इसलिए उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। आजादी के बाद सरकार का सबसे पहला उद्देश्य था उन्हें लोकल मैन्युफैक्चरर्स को दोबारा से अपॉर्चुनिटी देना। इस वजह से सरकार ने क्या किया, फॉरेन ट्रेड पे इमीडिएटली बैरियर लगा दिए, उनको रोक दिया गया। कुछ सेक्टर्स को छोड़ करके बाकी सभी सेक्टर्स पे सरकार ने रोक लगा दी कि विदेशी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती थी जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर है, जिसने 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेज हुकूमत ने जिसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, उस सिस्टम को दोबारा से चलाया जा सके। तो एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन देना चाहती थी सरकार लोकल मैन्युफैक्चरर को, जिस वजह से इनिशियली गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड की ओर रुख जो है वो नहीं किया। दिस वाज डन टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। सर फॉरेन कंपटीशन क्या था? अगर हम देखें, विदेश से जो प्रोडक्ट बन करके आ रहा था वो किससे बन रहा था? सर विदेशों में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो हो चुका था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद विदेशों में कंसेप्ट आया था मास प्रोडक्शन का, लेकिन भारत की इंडस्ट्रीज, भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर बहुत ही बेसिक स्टेज में थे। क्यों? क्योंकि उनको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया था अंग्रेजी हुकूमत द्वारा। अब वो दोबारा से नए सिरे से शुरुआत कर रहे थे। जब फॉरेन कंपनीज मास प्रोडक्शन का रुख कर चुकी थी भारत में, उस समय भी प्रोडक्शन बाय मासेस थी। अब इसका क्या अर्थ हुआ, प्रोडक्शन बाय मासेस? सर मास प्रोडक्शन का अर्थ था बहुत बड़े पैमाने पे चीजें प्रोड्यूस करना। अगर कपड़ा बनाना है तो सर एक ऐसी मशीन लगाई जाएगी जिसमें 1 घंटे में 10,000 शर्ट्स तैयार हो जाती हैं। यह मास प्रोडक्शन थी। लेकिन भारत में तो प्रोडक्शन बाय मासेस, मासेस यानी कि लोग मिलकर के प्रोड्यूस कर रहे थे। सर कुछ भी हो जाए, 1 घंटे में बहुत ज्यादा एफर्ट लगा करके 5 से 10 शर्ट्स जो है वो नहीं बन पा रही थी। ठीक है जी। अब 1 घंटे में यहां 10,000 शर्ट बन रही है, यहां पर 1 घंटे में 10 शर्ट्स बन रही हैं। इस लेवल को मैच करने के लिए कितना एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा भारत की इंडस्ट्रीज को? जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी वर्कफोर्स इसमें इन्वॉल्व होगी। जब वर्कफोर्स ज्यादा होगी उतनी ज्यादा कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। अगर इंडिया इमीडिएटली मार्केट्स ओपन कर देता फॉरेन कंपटीशन के लिए, सर ये प्रोडक्ट जो है वो भारत में बने हुए प्रोडक्ट के कंपैरिजन में शायद 1/10 कॉस्ट पे आ जाता। अगर भारत में बनी हुई टी शर्ट की कॉस्ट उस समय 200 रुपए थी, तो हो सकता है विदेश से आई हुई टी शर्ट उस समय मार्केट में 20 रुपए में मिल जाती। सर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप अपने देश से कितना प्रेम करते हो, आप देश का कितनी भलाई चाहते हो, लेकिन अगर जब आपकी पर्सनल पॉकेट से स्पेंडिंग करनी है, एक जगह आपको सेम प्रोडक्ट 20 में मिल रहा है, दूसरा जगह 200 में मिल रहा है, आप अनडाउटेडली 20 वाले प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे। क्योंकि ये मशीन में बना था सर, ये मास प्रोडक्शन थी, यहां पर फिनिशिंग जो है, क्वालिटी जो है वो बेहतर थी। हाथ से बनाई हुई चीज की फिनिशिंग उतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि एक्यूरेसी भैया हाथ से करना है, हर पॉइंट पर एब्सोल्यूट एक्यूरेसी नहीं आ सकती थी। लेकिन मशीन जो है उसको प्रोग्राम, उसको डिजाइन इस तरीके से किया गया था कि वो बिल्कुल एक्यूरेसी से काम कर रही थी। तो सरकार जानती थी कि अगर एकदम से इनको भारत में आकर के कंपीट करने को कह दिया गया, ये लोकल मैन्युफैक्चरर पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। जो सरकार का उद्देश्य था वो पूरा का पूरा पर्पस डिफाई हो जाएगा। सबसे पहला रीजन, सबसे पहला बैरियर जो है वो क्या था? वो बैरियर था अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। आई होप दोस्तों हमको यहां तक चीजें जो है वो समझ आई होंगी। आज की हमारी डिस्कशन जो है इसको हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे अब ग्रेजुअली जब वो नेसेंट प्लेयर्स, वो छोटे छोटे लोकल मैन्युफैक्चरर्स थोड़े बड़े बनते जा रहे थे, तो फिर सरकार को लगा कि अब हम तैयार हैं ग्लोबल कंपटीशन को फेस करने के लिए, और सरकार ने अल्टीमेटली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जिससे इकोनॉमी जो है वो ओपन अप कर दी गई थी। यहां तक की डिस्कशन जो है वो हमको समझ आ गई होगी क्या होता है ग्लोबल ट्रेड, क्यों जरूरी था, जब जरूरी था तो भारत ने इतना समय क्यों लिया, आजादी के बाद 1991 तक का वेट क्यों किया। आई होप बेसिक डिस्कशन हमको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इसका सेकेंड पार्ट जो है वो हम टेकअप करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।